आपके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के सामने किस प्रकार की परिस्थितियां उस समय मौजूद थी और भारत ने किस प्रकार उन परिस्थितियों से लड़कर आज ये मुकाम हासिल किया। अब हम जानेंगे कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को लाल किले की प्राचीर पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो तत्कालीन समय में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया और जो भाषण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया उसको नाम दिया गया टेस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात भाग्यवधु से चिरपरिचित भेंट। एक ऐसी आजादी का जो सपना हमने लंबे समय से देखा और जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, वो दिन आज फलीभूत हो रहा था। संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न केवल आजादी के जो सपने थे उनको उकेरा, बल्कि भविष्य के भारत की रूपरेखा भी बताई। कमोबेश संविधान सभा इस बात पर सहमत थी कि आजाद भारत में दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो देश का जो आगे का शासन था वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा और दूसरा कि भारत की जनता का वो हिस्सा जो कमजोर था, गरीब था, उसकी भलाई के लिए सरकार को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इस बात को रेखांकित किया गया है। हमको पता है कि आजादी के साथ साथ हमको विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, महात्मा गांधी ने भी पश्चिम बंगाल से 14 अगस्त को एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा क्योंकि हम आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन दुख का दिन भी होगा क्योंकि हमारे देश का विभाजन भी हो रहा है। इस प्रकार इन परिस्थितियों में भारत का निर्माण हुआ और मुख्य तौर पे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 चीजों को रेखांकित किया गया। 3 महत्वपूर्ण समस्याएं भारत के सामने खड़ी थी जिनको पार पाना बहुत आवश्यक था, अन्यथा 200 वर्षों की आजादी की लड़ाई हमारे लिए मायने नहीं रखती। पहली जो चुनौती है कि भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की। ये जो भारतीय संघ राज्य का जो मैप हम देखते हैं, मानचित्र हम देखते हैं, उसमें जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब आजादी के तुरंत बाद हमारे उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतिक समझ से ये संभव हो पाया। 565 से ज्यादा रियासतें मौजूद थी, उनके अलग अलग राजा महाराजा थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उन सबको एक झंडे के नीचे लाना, एक देश के रूप में उसको आकार देना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और तत्कालीन समय में इस चुनौती को बखूबी भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल ने निभाया। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की। आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई कि हम आजाद होंगे, विदेशी शासन से मुक्ति पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में जब सत्ता हमारे हाथों में होगी, जब सत्ता भारतीयों के हाथों में होगी, तो जनता को किस प्रकार शासन मिलेगा, किस पद्धति का शासन मिलेगा और उसमें जनता की क्या भागीदारी होगी। तो लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती थी ये भी महत्वपूर्ण थी। उसके बाद संविधान सभा ने मौलिक अधिकार रखे, उद्देश्य प्रस्ताव उसमें आया और कुल मिलाकर ये कहा गया कि आगे का जो शासन होगा वो डेमोक्रेटिक पैटर्न में चलेगा। और आज हम कह सकते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा वजूद में है और 1951-52 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 18वीं लोकसभा के चुनाव तक ये यात्रा इस बात को दर्शाती है कि भारत ने ये जो द्वितीय चुनौती है लोकतंत्र स्थापित करने की, इसको बखूबी निभाया है। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती विकास की, जिस बात को मैंने अभी रेखांकित किया कि संविधान सभा भी इस बात को मानती थी कि जो शासन पद्धति हम अपनाएंगे तो जो गरीब
तबका होगा उसकी भलाई के लिए सरकार काम करेगी। उसके लिए हमारे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, उनका समावेश किया गया है। वो राज्यों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं कि राज्यों को 5 साल बाद चुनाव में जाना होता है जनता के बीच में, तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को रखा गया है कि किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार सत्ता में होगी, लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का उसे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि आजादी के समय जो 3 प्रमुख तात्कालिक चुनौतियां थी, उनको भारत ने बखूबी उनसे निपटा, और आज हम कह सकते हैं कि